कहाँ जाने की तैयारी है जनाब? माहिरा ने कड़े तेवरों से पूछा। वो कॉलोनी में मेहंदी की तकरीब है ना, बस उसी के लिए तैयार हुआ हूँ। शामिर ने हड़बड़ाकर खुद को संभाला। इस तरह पकड़े जाने पर उसके चेहरे पर खिफ़्फ़त के तासुरात उभरे, जिन्हें उसने छुपाने की नाकाम कोशिश की। न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। आपको किसने कहा था इतना तैयार होने को? वैसे इंसान में थोड़ी शर्म तो होनी चाहिए कि वो बिन बुलाए किसी की तकरीब में शिरकत ना करे। माहिरा ने तंजिया लहजे में उसे आड़े हाथों लिया। आपको किसने कहा कि मैं बिन बुलाया मेहमान हूँ? आपके आने से पहले रियाज चचा घर तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने खासा इसरार किया था कि मैं उनकी पोती की मेहंदी में ज़रूर शामिल हूँ। शामिर ने अपनी खिफ़्फ़त को झटक कर तीखे तेवर अपनाए। वैसे मुझे इल्म नहीं था कि आपको ये लड़कियों वाले काम भी इतनी महारत से आते हैं। वो उसके साथ कदम से कदम मिलाते हुए शरीर अंदाज में बोला। कौन से लड़कियों वाले काम? अस्सलामुअलैकुम और वेलकम बैक टू माय चैनल कायनात आमिना ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? उलझी डोरिंग की पिछली एक साथ पर आपके बेपनाह प्यार और ज़बरदस्त फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम लेकर आए हैं किस्त नंबर 44, जहां शाहमीर और माहिरा के दरमियान दिलचस्प नोक झोंक के साथ साथ मिशन भी एक नए रुख पर मुड़ने वाला है। और वो तमाम दोस्त जो आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, उनको खुशामदीद। अगर आपने इस नॉवल की पिछली एक साथ अभी तक नहीं देखी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरे चैनल पर उलझी डोरें के नाम से मुकम्मल प्लेलिस्ट मौजूद है, जहां आप शुरू से ये कहानी देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए आज की सनसनीखेज किस्त के लिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं। उलझी डोरें, तहरीर कायनात आमना, किस्त नंबर 44, पार्ट 1। चिलास में आज मौसम कदरे खुशगवार था। हल्की हल्की ठंडी हवा के झोंके रूह को ताजगी बख्श रहे थे। 14वीं का चांद अपने पूरे जोबन पर था, मगर शरारती बादल बार बार उसके गिर्द घेरा डालकर उसके हुस्न को छुपाने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ थे, जैसे महबूब के चेहरे पर जुल्फों का पहरा हो। इस दिल फरेब मंजर से नज़र हटाकर अगर हम माहिरा अहमद खान के घर के अंदर कदम रखें तो वो अभी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली ही थी कि ऐन उसी वक्त शाहमीर ने भी अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। चूंकि लॉबी में दोनों के कमरे बिल्कुल आमने सामने थे, इसलिए इस अचानक टकराव से बचना महाल था। शाहमीर की नज़र माहिरा पर पड़ी तो वो पलकें झपकाना ही भूल गया। सब जैतूनी रंग की जॉर्जेट की मुख्तसर कुर्ती और हम रंग घेरेदार पलाजों में वो किसी ख्वाबनाक परी से कम नहीं लग रही थी। कुर्ती पर जड़े शीशों का काम रोशनी पड़ने पर जगमगा उठता, जबकि सादा पलाजो की चुनटें उसके हर कदम के साथ लहरा रही थीं। शिफोन का दुपट्टा बेनियाजी से एक कंधे पर झूल रहा था और कानों में पहने बड़े बड़े झुमके उसके सरापे को मुकम्मल कर रहे थे। माजरत तो अपनी जगह लैल, मगर एक बालों की चंद आवारा लटें चेहरे के गिर्द हिसार बांधे हुए थीं, जबकि सामने से बालों को फ्रेंच ब्रेड में पिरोकर पीछे पिनों की मदद से मुक़य्यद किया गया था। निचले हिस्से के बालों को नर्म कर्ल्स देकर खुला छोड़ा गया था। चेहरे पर मौजूद सॉफ्ट ग्लोई मेकअप उसके हुस्न को जिला बख्श रहा था, जबकि गजाल जैसी भूरी आंखों को काले आईलाइनर की लकीर ने मजीद पुरस्रार और दिलकश बना दिया था। बिलाशुबा सब्ज जैतूनी रंग में उसकी दूधिया रंगत दो आतिशा होकर शामिर के दिल पर सीधा वार कर रही थी। दूसरी जानिब जब माहिरा की नज़र शामिर पर पड़ी तो वो भी उसकी तैयारी देखकर ठिठक गई। वो सब्ज रंग की कढ़ाई वाली घुटनों तक लंबी कमीज और रिवायती पठानी शलवार में खासा वजीहा दिखाई दे रहा था। सयाह बाल जेल की मदद से नफासत से सेट किए गए थे, जबकि कहनियों तक तह किए गए आस्तीनों से उसके कसरती बाजू वाज़े हो रहे थे। हल्की हल्की तराशीदा दाढ़ी उसकी शख्सियत की मर्दानगी में मजीद इजाफा कर रही थी। शामिर उसे महवियत से तकने में मग्न था कि माहिरा ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाकर उसे होश दिलाया। कहाँ जाने की तैयारी है जनाब? माहिरा ने कड़े तेवरों से पूछा। वो कॉलोनी में मेहंदी की तकरीब है ना, बस उसी के लिए तैयार हुआ हूँ। शामिर ने हड़बड़ाकर खुद को संभाला। इस तरह पकड़े जाने पर उसके चेहरे पर खिफ़्फ़त के तासुरात उभरे, जिन्हें उसने छुपाने की नाकाम कोशिश की। न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। आपको किसने कहा था इतना तैयार होने को? वैसे इंसान में थोड़ी शर्म तो होनी चाहिए कि वो बिन बुलाए किसी की तकरीब में शिरकत ना करे। माहिरा ने तंजिया लहजे में उसे आड़े हाथों लिया। आपको किसने कहा कि मैं बिन बुलाया मेहमान हूँ?
آپ کے آنے سے پہلے ریاض چچا گھر تشریف لائے تھے اور انہوں نے خاصا اصرار کیا تھا کہ میں ان کی پوتی کی مہندی میں ضرور شامل ہوں۔ شامیر نے اپنی خفت کو جھٹک کر تیکھے تیور اپنائے۔ ماہرہ نے اسے چند لمحے گھور کر دیکھا، پھر ناک سے کیرتی ہوئی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ شامیر فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ ویسے مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کو یہ لڑکیوں والے کام بھی اتنی مہارت سے آتے ہیں، وہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے شریر انداز میں بولا۔ کون سے لڑکیوں والے کام؟ ماہرہ نے قدم روک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنا بہترین میک اپ کرنا بھی جانتی ہوں گی، اور یہ کہ آپ کے پاس ایسے ڈیزائنر ملبوسات بھی موجود ہوں گے۔ شامیر نے شرارتی نظروں سے اسے چھیڑا۔ غالباً میں ایک لڑکی ہی ہوں، اسی لیے میرے پاس ایسے ڈیزائنر ڈریسز بھی ہیں، اور میرے اندر آپ جیسے فلرٹی لڑکوں کے دلوں کی دھڑکنیں روک دینے والا میک اپ کرنے کا ہنر بھی موجود ہے۔ ماہرہ نے اس کے قریب جھک کر ایک ایک لفظ چبا کر کہا، اور پھر فاتحانہ انداز میں سیڑھیاں اترنے لگی۔ شامیر کو ایک بار پھر خفت نے آن گھیرا کہ ماہرہ نے اس کی محویت کو نوٹ کر لیا ہے۔ اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے پیچھے سے ماہرہ کو پکارا۔ یہ سراسر الزام ہے، میں بالکل بھی فلرٹی نہیں ہوں، میں تو بس ایک ملنسار، محبت بانٹنے والا اور خیال رکھنے والا انسان ہوں۔ ان تمام نام نہاد خوبیوں کو ایک ہی لفظ میں بیان کیا جائے تو اسے فلرٹی ہی کہتے ہیں مسٹر شامیر۔ ماہرہ نے سیڑھیاں اترتے ہوئے مسکرا کر اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے محترمہ، فلرٹی کا اردو ترجمہ دل پھینک ہوتا ہے، اور میں نے اپنا دل ایک خاص انسان کے لیے بہت سنبھال کر رکھا ہے، جسے وقت آنے پر اسی کے حوالے کروں گا، لہٰذا آئندہ میرے لیے یہ لفظ استعمال کرنے سے گریز کیجیے گا۔ شامیر نے لہجے میں سختی لاتے ہوئے کہا اور اسے پیچھے چھوڑتا ہوا تیزی سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مدرسے کے کچے صحن میں فجر کی ٹھنڈک ابھی باقی تھی، مگر فضا میں موجود نمی میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ جب جیا اور جیز، زرمینہ اور گلخان اپنے اپنے کاموں میں جٹ گئے، جیز باورچی خانے کے باہر لکڑیاں کاٹنے کے بہانے پورے صحن اور داخلی راستوں پر نظر رکھے ہوئے تھا، جبکہ جیا اپنا برقع سنبھالتے ہوئے کپڑے دھونے کے بہانے سیڑھیوں کے قریب بنے برآمدے تک پہنچ چکی تھی۔ وہاں 10-12 بچے چٹائیوں پر دبکے بیٹھے تھے، جن کے معصوم چہرے صبح کی پہلی روشنی میں اور بھی سادہ لگ رہے تھے۔ ان کی عمریں بمشکل 8 سے 12 سال کے درمیان ہوں گی۔ جیا نے دیکھا کہ ایک نوجوان معلم انہیں بڑے جوش و خروش سے کچھ سمجھا رہا تھا۔ جیا خاموشی سے کونے میں کھڑے ہو کر کپڑے دھونے کے لیے پانی بھرنے لگی، مگر اس کے کان ان کی گفتگو پر لگے تھے۔ یاد رکھو بچوں، جہاد ہم پر فرض ہے، اور اس پاک مقصد کے لیے اگر اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑے تو قدم پیچھے نہیں ہٹانے۔ ہمارا دشمن صرف سرحد پار نہیں، بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جو ہمارے ملک کے اندر بیٹھ کر کفار کے نظام کو تحفظ دے رہے ہیں۔ ان کے خلاف لڑنا ہی اصل عبادت ہے۔ معلم کی آواز میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ جیا کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ ان معصوم ذہنوں میں جہاد کے نام پر اپنے ہی ملک اور اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا جا رہا ہے۔ معلم کے جانے کے بعد جیا ہمت کر کے ان بچوں کے قریب آئی۔ بیٹا، کیا پڑھ رہے تھے آپ لوگ؟ جیا نے نہایت نرمی اور ممتا بھرے لہجے میں ایک چھوٹے سے بچے سے پوچھا، جس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ جوش موجود تھا۔ خالہ، ہم جہاد کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ استاد جی کہتے ہیں کہ ہمیں بڑے ہو کر ان سب کو ختم کرنا ہے جو ہمارے دین کے دشمن ہیں، چاہے وہ ہماری اپنی وردی میں ہی کیوں نہ ہو۔ بچے نے معصومیت سے جواب دیا، مگر اس کے الفاظ جیا کے دل پر نشتر کی طرح لگے۔ جیا کو ایک جھرجھری سی آئی۔ یہ جہاد نہیں بلکہ برین واشنگ تھی۔ ان بچوں کو ایک ایسی جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا جس کا ایندھن خود ان کا اپنا مستقبل تھا۔ لیکن بیٹا، اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اور اپنے ملک کی حفاظت تو ایمان کا حصہ ہے۔ جیا کے الفاظ ابھی مکمل نہ ہوئے تھے کہ عقب سے لکڑی کے گٹھے کے گرنے کی بھاری آواز آئی۔ وہ جیز تھا جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے جیا کو ایک معنی خیز نظر سے دیکھا، جس کا مطلب تھا جذبات پر قابو رکھو، تم یہاں تبلیغ کرنے نہیں، مشن مکمل کرنے آئی ہو۔ جیا نے فوراً اپنی بات کاٹ دی اور دوبارہ کپڑوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جیسے ہی سورج کی روشنی پھیلی اور مدرسے میں چہل پہل بڑھی، جیا اور جیز نے اپنی اصل کارروائی کا آغاز کیا۔ جیز وہ لکڑیاں کاٹ کر گٹھے بناتا اور پھر انہیں کاندھے پر اٹھا کر برآمدے کے ان ستونوں کے پاس جا کر رکھتا جہاں سے باورچی خانہ قریب تھا۔ لکڑیاں دیوار کے ساتھ ترتیب سے لگاتے ہوئے جب وہ ستون کی اوٹ میں ہوتا تو اس کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت کرتے۔
कुल्हाड़ी के दस्ते से छुपाया हुआ बारीक ट्रांसमीटर निकालकर वो सुतून के ऊपरी हिस्से में मौजूद सीमेंट की झरी या लकड़ी के पुराने शहतीर के पीछे दबा देता। किसी को शक भी न होता कि झुककर लकड़ियां सीधी करने वाला शख्स दरअसल मदरसे की दीवारों को कान दे रहा है। दूसरी तरफ जिया ने अपना महाज संभाल लिया था। वो बच्चों के कपड़े सुखाने के बहाने छत और बालाई मंजिलों पर जा रही थी, अपने बुर्के के बटनों में लगे माइक्रो कैमरों के जरिए हर कमरे की फुटेज महफूज कर रही थी। उसने सिर्फ कपड़े ही नहीं धोने थे, बल्कि उसे रिहायशी हिस्से और लंगर खाने की सफाई की जिम्मेदारी भी मिली थी। वो हाथ में झाड़ू लिए बरामदों में कर्द उड़ाती फिर रही थी। बच्चों के पास से गुजरते हुए उसने एक बार फिर मौल्लिम की आवाज़ सुनी, जो अब किसी मख्फी कमरे की तरफ इशारा करके उन्हें कुर्बानी की फ़ज़ाइल सुना रहा था। जिया के दिल में तलातुम था, मगर उसने अपने चेहरे पर वही सपाटपन बरकरार रखा जो एक मेहनतकश औरत का खासा होता है। झाड़ू देते हुए जब वो सीढ़ियों के नीचे अंधेरे कोने या लाइब्रेरी के दरवाजे तक पहुंचती, तो उसके बुर्के के बटनों में छुपे कैमरे खामोशी से अपना काम कर रहे होते। उसने बड़ी सफाई से कचरा उठाने के बहाने लाइब्रेरी के बाहर पड़े पुराने लकड़ी के पीपों और जूतों के स्टैंड के नीचे 2 छोटे से बग नस्ब कर दिए थे। उसका झुकना, फर्श साफ करना और दोबारा सीधा होना इतना फितरी था कि वहां से गुजरने वाले किसी तालिबे इल्म को गुमान तक न हुआ कि ये झाड़ू देने वाली औरत दरअसल एक लाइव वीडियो फीड मुरत्तब कर रही है। ओए ज़रमीना, इधर आ, ज़रा ये बालाई मंजिल की गैलरी भी साफ कर दे, एक बावर्ची ने आवाज़ लगाई। आई भाई जी, जिया ने जवाब दिया और चादर दुरुस्त करती ऊपर की तरफ बढ़ी। यही वो मौका था जिसका उसे इंतज़ार था। ऊपर की मंजिल से पूरे मदरसे का मंजर साफ था और वहां नस्ब किए जाने वाले कैमरे मौलाना के खास कमरे का दाखिली रास्ता भी कवर कर सकते थे। दोपहर के करीब जब सूरज सर पर आया तो मिशन का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका था। जैज़ अब वुज़ू खाने की नालियां साफ कर रहा था, मगर उसकी नज़रें अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर थीं, जहां सिग्नल्स की लहरें बता रही थीं कि पूरा मदरसा अब उनके रेडार पर है। वो मदरसा एक बग्ड जोन बन चुका था। अब वो अपने कमरे में बैठकर न सिर्फ मौलाना की खुफिया मीटिंग सुन सकते थे, बल्कि मदरसे की हर हरकत पर नज़र भी रख सकते थे। कमरे में वापस आकर जब दोनों मिले तो जया के माथे पर पसीना था और हाथों में झाड़ू देने की वजह से सुर्खी। तुम ठीक हो? जैज़ ने मध्यम आवाज में पूछा। मेरा जिस्म थक गया है जैज़, पर मेरा जहन उन बच्चों में उलझा हुआ है। उनका हाल देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है जैज़। उन्हें दीन नहीं बल्कि दहशतगर्दी की पहली सीढ़ी दिखाई जा रही है। जया ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इसीलिए तो हम यहाँ हैं जया। इन मासूमों को इस दलदल से निकालने के लिए हमें इस जाल के आखिरी सिरे तक पहुँचना होगा। खामोश रहो, अब हमें सिर्फ सुनना है कि मौलाना के पास आज कौन आ रहा है। जैज़ ने अपनी घड़ी के सिग्नल्स चेक करते हुए कहा, जिस पर पूरे मदरसे के ऑडियोज लाइव आ रहे थे। बाहर से किसी के गुजरने की चाप सुनाई दी। जया ने पलक झपकते ही अपना लहजा बदला और ज़रमीना के रूप में बुलंद आवाज में बोलने लगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि लकड़ियां गीली हैं, सालन देर से बनेगा, अब बैठकर इंतजार करो। बाहर खड़े शख्स ने एक बेजार सी नज़र कमरे के दरवाजे पर डाली और आगे बढ़ गया। उसे क्या मालूम था कि जिन मुसाफिरों को वो हिकारत से देख रहा था, वो उसकी पूरी बिसात उलटने की तैयारी कर चुके थे। जारी है एक अहम ऐलान। अब से उलझी डोरें की हर नई किस्त हर बुध और हफ्ते की शाम 7 बजे अपलोड की जाएगी। तो वक्त पर किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। कैसी लगी आपको उलझी डोरें की ये नई किस्त? अब ये शिकायत तो कोई ना करें कि किस्त बहुत छोटी है, क्योंकि अब मैं एक हफ्ते में 2 अक़सात अपलोड करने वाली हूँ। इसीलिए अब हंसी खुशी इस किस्त पर गुजारा करें और अगली किस्त हफ्ते की शाम 7 बजे देखना ना भूलें। क्या शाहमीर और माहिरा की ये नोक-झोंक किसी बड़ी मोहब्बत का पेशखैमा है? और क्या जिया और जेज़ इस खतरनाक मदरसे के पीछे छिपे असल चेहरों को बेनकाब कर पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगली किस्त। अगर आपको कायनात आमना की ये तहरीर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या जिया इन मासूम बच्चों को बचा पाएगी।